हेलो दोस्तों, परफेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं एच डी यादव मैथ से औसत का ये 5वां पार्ट। ठीक है, इससे पहले हम 100 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 101 मतलब 101 से पढ़ेंगे। और हाँ, इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आप पूरी एच डी यादव का सॉल्यूशन भी अब देख पाएंगे, लेकिन पूरी का नहीं, क्योंकि अभी हम चैप्टर्स कर रहे हैं। ठीक है, लाइन बाय लाइन। नंबर सिस्टम हो गया है, एजेस हो गया है, मिक्सचर एलिगेशन हो गया है, इसी प्रकार रेशियो एंड प्रपोर्शन हो चुका है, एवरेज जो चल रहा है ये भी लगभग यही पार्ट लास्ट है, तो ये भी हो जाएगा। इसके बाद हम परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। इस प्रकार जब तक अगर ये वीडियो आपको थोड़े दिन बाद मिलेगी तब तक काफ़ी चैप्टर हो चुके होंगे। तो आप परफेक्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट में देखें। प्लेलिस्ट में सबसे पहले ऊपर प्लेलिस्ट आएगी एच डी यादव मैथ्स बुक सॉल्यूशन। ठीक है, उस पर टच करके आप किसी भी वीडियोस किसी भी चैप्टर्स की वीडियोस देख सकते हैं। उसी के साथ आप आर एस अग्रवाल का भी पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, विथ एक्सरसाइज ए एंड बी। ठीक है, दोनों एक्सरसाइज के साथ, ए और बी के साथ। और बी में कुछ एक्सरसाइज अभी नहीं करवाई है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि पहले एच डी यादव मैथ्स को सोल्व कर दूँ पूरा। उसके बाद जो है वो इस बुक को एक्सरसाइज बी के जो एक या दो या तीन चैप्टर बचे आई थिंक, तो उनको भी हम कवर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 101 से देखते हैं। 25 प्रेक्षणों का औसत 13 है। तो देखिए, 25 प्रेक्षणों का औसत हमें दिया है 13। बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण को 73 की बजाय 48 के रूप में शामिल कर लिया गया था। मतलब लेना था 73 और सिर्फ लिया है 48, मतलब कम ले लिया ना। तो कितना कम लिया, तो घटा दो। तो कितना कम लिया, 25 कम लिया। ठीक है, 25 कम लिया है ना। तो 25 की कमी हुई है टोटल कितने लोगों पर, 25 पे। ठीक है, तो 25 की कमी हुई 25 पर, तो कितना आ गया, 1। मतलब एक्चुअली जो एवरेज पहले 13 था, जो कि बढ़ करके 1 ज़्यादा होना था। ठीक है, मतलब औसत 14 होना था, लेकिन गलती की वजह से उसने 73 ले लिया 48 की बजाय। तो ओरिजिनल जो औसत है, मतलब जो नया औसत है, वो कितना होगा, तो 14 होगा। ठीक है, ये 1 जो है वो पुराने औसत में जुड़ जाना है। ठीक है, इस तरह के सारे क्वेश्चंस मैंने लगभग काफ़ी क्वेश्चंस करे हैं, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन करे हैं। और अगर उन क्वेश्चंस को डिटेल में समझना है तो पार्ट 4 देखना पड़ेगा एवरेज का, तो आप काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, और जो लोग देख रहे हैं उनको तो पता ही है कि किस तरीके से करना है, और आप इसमें बिना पेन उठाए भी इसको कर सकते हैं। ठीक, चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। इसमें क्या दिया है कि 100 चीज़ों का औसत 46 है। बाद में यह पता चला कि उसमें 16 को गलती से 61 पढ़ लिया गया था और 43 को 34 पढ़ लिया गया था। यह भी पता चला कि जो चीज़ों की संख्या थी वो 100 नहीं थी, बल्कि मात्र 90 थी। ठीक है, जो 100 संख्याओं का औसत हमने 46 पढ़ा था, एक्चुअली वो था ही नहीं। ओके, तो हम इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा यहाँ समझने की बात है। देखिए, 100 चीज़ों का औसत हमें 4600 दिया है, तो मैं आपको इसको पूरा कंसेप्चुअली बताऊँगा ताकि मिस्टेक ना हो हमसे। ठीक है, देखिए मैं एक चीज़ बताऊँगा आपको, 2 तरीके बताऊँगा। चलो पहले 100 संख्याओं को मान करके मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। तो 100 संख्याओं का जो औसत है वो 46 है। ठीक है, तो 100 संख्याओं का औसत कितना हो गया, 46। तो 100 गुना 46 कितना हो गया, 4600। ओके, तो ये टोटल हो गया 4600। अब क्या दिया इसने कि 16 को गलती से 61 पढ़ लिया, मतलब 16 पढ़ना था 61 पढ़ लिया। कितना ज़्यादा पढ़ लिया ये, तो वो हमें कम करना है। देखो कम क्या क्या करना है, पहले वो उसमें से घटा दो। 16 को 61 पढ़ लिया था, तो 61 को घटाना पड़ेगा। 43 को 34 पढ़ लिया था, तो 34 पढ़ लिया था, उसको घटाना है। मतलब 61 और 34 को हमें घटाना है, और क्या क्या सही है उसमें वो जोड़ना है। तो एक तो 16 सही है, एक 43 सही है, इन दोनों को जोड़ना है। इसको सोल्व करना होगा हमें। ठीक है, तो 4 और 1 हो गया 5, 3 और 6 हो गया 9, 95 माइनस का, और 6 और 3 हो गया 9, 4 और 1 हो गया 5, 59। ठीक है, तो 9 में से गया 5, तो ये बचेगा 15 में से 9 गया तो बचा 6 9 में से गया 6 तो बचा 3, 36। मतलब 4600 में से गया 36, तो कितना बचेगा, 10 में से गया 6 तो बचा 4, 10 में से गया 4 तो बचा 6, 1 बच गया ये तो 6 में से गया तो 5, ये 4, 4564। ठीक है, लेकिन ये जो है वो 100 संख्याओं का औसत तो था ही नहीं, एक्चुअली 100 का नहीं है बल्कि 90 संख्याओं का है। ठीक है, तो बस सिंपली 90 से डिवाइड कर देना है इसको। ठीक है, तो देखो 0 हटाया तो यहाँ पॉइंट लग गया,
है ना। अब बस 9 से डिवाइड कर दो, 9 पंजे 45, ठीक है। अब भाग नहीं जाएगा तो 0, फिर 9 सती 63, ये एक बचा ना, तो ठीक है। तो 15.7 ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो आई थिंक ये तरीका ही बेस्ट है ना, दूसरा तरीका हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये कोई काफ़ी ज़्यादा नहीं है, इसमें भी बस सिंपली जोड़ना घटाना ही है। इस तरीके से भी ये हो सकता है और कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें, तो यही तरीका इसका बेस्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। इसमें क्या दिया है कि 36 विद्यार्थियों का जो औसत है वो 52 अंक है, औसत है ना, तो ये 52 है। अब ये बोल रहा है कि बाद में पता चला कि 64 को गलती से 46 पढ़ लिया, मतलब पढ़ना था 64, ज़्यादा पढ़ना था लेकिन कम पढ़ लिया, तो औसत कम हुआ होगा ना, तो हमें औसत को बढ़ा करके लिखना है। तो कितना बढ़ा करके लिखना है देखिए 64 पढ़ना था, 46 पढ़ा है ना, तो 64 में से 46 घटा दो, मतलब उसने कितना कम पढ़ा है उसमें से, बस हमें वो देखना है, ठीक है। तो 64 में से गया 46, तो कितना बचेगा यहाँ पे, तो देखिए 14 में से 6 गया तो बचा 8, ये बचा 5, तो ये 18, मतलब जो है उसने 18 कम पढ़ा टोटल 36 विद्यार्थियों का औसत, ठीक है। तो 18 एकम 18, 18 दूना 36, मतलब 1/2, मतलब आधा कम पड़ा, तो आधा जोड़ दो, तो 52 में जोड़ दो 0.5, तो 52.5, ये हो गया आपका आंसर इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि 3 संख्याएं x, y और z का औसत 45 दिया है, उनमें x संख्या y और z के औसत से 9 ज़्यादा है, y और z का औसत y से 2 ज़्यादा है, तदनुसार x और z का अंतर कितना है। देखिए मैं एक चीज़ बता दूँ, इस तरीके का जब क्वेश्चन आ जाए ना कि ये संख्या उसके औसत से 9 ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, जो भी ज़्यादा है, तो उस तरीके के क्वेश्चंस की कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं होती है, ठीक है। मैं बता दूं आपको, इसको फिर भी हम बुक्स की बजाय कुछ जल्दी से करने की कोशिश करेंगे। कि देखिए 3 संख्याएं दी है x, y, z, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड, औसत दिया है 45, तो 45 क्या होता है 135, ठीक है। तीनों संख्याओं का योग आ गया 135, ओके। अब ये क्या बोल रहा है, देखो ये तो इक्वेशन फर्स्ट बन गई हमारी। अब ये बोल रहा है उनमें x संख्या y और z के औसत से 9 ज़्यादा है, तो y और z के औसत से, औसत कितना होता है, ये 2 संख्या है ना, तो 2 का भाग देंगे तो इसका औसत आ जाएगा, तो औसत से 9 ज़्यादा है, यही कहना चाह रहा है ना ये। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ हो सकती है कि आप एक वैल्यूज़ रख सकते हो, देखो यहाँ पे, चलो इसको मल्टीप्लाई कर दो पहले, ये हो गया 2x बराबर, ये हो गया y प्लस जेड प्लस 9, और सॉरी ये 18 हो गया ना, 2 का मल्टीप्लाई दोनों साइड होता है, ठीक है। इस 2 का मल्टीप्लाई इधर भी होगा इधर भी होगा, तो ये 9 नहीं बचेगा, यहाँ पे बचेगा ये 18, 2 9 जा 18, ठीक है। लेकिन यहाँ y प्लस जेड है और इसकी हम वैल्यू यहाँ निकाल सकते हैं। देखो y प्लस जेड बराबर, अगर मैं x को उठा करके इधर ले आऊँ तो समझना, तो ये x इधर से आ जाएगा, ये प्लस का x है ना, तो इधर आ जाएगा तो ये माइनस का x हो जाएगा, तो ये इक्वेशन फर्स्ट मानूंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा मैं, ठीक है। तो x y प्लस जेड की जगह मैं लिख सकता हूँ ना 135 माइनस एक्स, तो देखो 2x इक्वल टू 135 माइनस एक्स प्लस 18, तो ये माइनस का x इधर आएगा तो प्लस का x, मतलब ये कितना हो जाएगा 3x बराबर, इनको जोड़ दो 8 2 10 3 13 की 3, 1 बच गया, 3 4 और 1 5 और 1 ये 153, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लो, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 51, x की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है हमारी, ठीक है। अब यहाँ देखना y और z का औसत, दूसरी लाइन है y और z का औसत, औसत मतलब होता है 2, क्योंकि 2 संख्या है तो बटे में 2 से भाग दे दो। y और z का औसत जो है वो है क्या है कि y से 2 ज़्यादा है, तो देखिए ये जो है वो y से 2 ज़्यादा है, तो इस 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ देखो y प्लस जेड, ठीक है। अब इक्वल टू ये कितना हो गया 2y प्लस 4, है ना। और क्या बोल रहा है ये y प्लस जेड, हाँ, इक्वल टू ये कितना हो गया 2y प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ देखना आप, अगर आप ये 2y में से इस y को घटा दो, है ना, तो यह
ये जेड है ना, इस एक काम करो, इस 4 को उठा के इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है, इक्वल टू ये 2y तो है, ये y भी इधर आ गया, ये z भी इधर आ गया, ठीक है। तो देखना यहाँ पे -4 इक्वल टू 2y में से गया y, तो बचा कितना y माइनस z, ठीक है। तो y माइनस z इक्वल टू कितना आ गया 4, और y प्लस z इक्वल टू कितना दिया था ये, ठीक है, दिया था ना ये। तो यहाँ पे अब हाँ एक चीज़ और हो सकती है, देखो देखो देखो, यहाँ पर एक चीज़ अच्छी है कि एक इक्वेशंस इसको बनाने के पहले एक चीज़ समझना होगी हमें कि देखो y प्लस जेड इक्वल टू कितना दिया था। देखो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर थी ना सबसे पहले कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 135, तीनों संख्याओं का जो जोड़ है वो कितना है 135 है। x हमारा आ चुका है तो ये कितना आ गया 51, तो 51 को उठा के इधर ले आओगे तो माइनस का 51 हो जाएगा, मतलब y प्लस जेड का जो योग आएगा वो आ जाएगा यहाँ पे। तो 5 में से गया 1 तो बचा 4, 13 में से गया 5 तो बचा 8। y प्लस जेड की जो वैल्यू है वो कितनी है 84, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ना 84, ये 84 है ना, और ये 4 इधर आ जाएगा प्लस का, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, मतलब ये 80 बचेगा सिर्फ। तो 2y इक्वल्स टू कितना बचेगा 80। तो यहाँ पर देखना 2 से 80 कट जाएगा 40 टाइम, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 40, ठीक है। x की वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू आ चुकी है, तो देखो यहाँ अब हम z की वैल्यू आसानी से नहीं निकाल सकते क्या। यहाँ देखो y प्लस z है तो y मतलब 14 प्लस z हमें पता चल चुका, सॉरी हाँ z हमें निकालना है, बराबर कितना दिया है 84, ठीक है। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 44, अरे ये 14 इधर जाएगा तो 84 में से घट जाएगा तो z कितना आएगा 44 आएगा ना। तो ये बोल रहा है कि x और z में कितने का अंतर है, तो ये x है ये z है, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, तो 51 में से कितना जाएगा तो 44 बचेगा, तो 44 और 6 और ये 1 7, मतलब 7 का अंतर है इन दोनों में, ठीक है। तो 7 होगा आपका आंसर इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। एक व्यक्ति का प्रथम 6, देखो हाँ सबसे पहले इस बुक में एक मिस्टेक दी है, यहाँ पे 6 महीने नहीं है ये, ठीक है। बुक में 6 महीने दिया है, तो यहाँ पे आप सभी लोग सही कर ले, ये 5 माह दिया है। जिसके पास बुक है और जो बुक से पढ़ता है वो यहाँ पे मिस्टेक है वो सही कर ले, यहाँ 5 माह दिया है, ठीक है। तो एक व्यक्ति का प्रथम 5 महीनों का औसत खर्च 12,000 है, मतलब हर महीने वो 12,000 खर्च करता है, और 5 महीने तक कितने, तो 12 पंजे कितना हो जाएगा 60,000 रुपये, ठीक है। अगले 7 महीनों का 13,000, तो 13 सती कितना हो जाएगा 91,000। इतना खर्च कर दिया उसने पूरे साल भर में, तो कितना खर्च किया 0 0 1 6 और 9 होता है 15,000, मतलब 1,51,000 रुपये, है ना। तो 1,51,000 रुपये उसने खर्च कर दिया। उसके बाद 29,000 रुपये की बचत कर ली उसने, वो भी पूरे वर्ष में, ठीक है। एक साल भर में 29,000 रुपये उसने बचा लिए, तो उसकी आय कितनी हो गई। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब खर्चे में अगर बचत जोड़ देंगे तो क्या आएगी आय, जितना कमाया उसमें से खर्चा कर दिया, उसके बाद जो बचेगा वो इन दोनों को अगर जोड़ दे तो आय आ जाएगी ना, सिंपल है। तो ये पूरा क्या है, ये दोनों मिला के खर्च है, और ये क्या है उसकी 29,000 की बचत है, तो ये दोनों मिला करके क्या आएगी आय आएगी। तो 1 2 3 4 5 2 7 और 1 8 18,000, मतलब पूरे साल की आय इतनी हो गई। तो वो बोल रहा है कि उसकी मासिक आय बताओ। देखो ये वार्षिक आय है, ये पूरे वर्ष की है ना, तो वार्षिक आय है, हमें चाहिए मासिक आय, तो 12 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा ठीक है। तो 12 से 180 कटता है 15 बार, और 000 ये मतलब 15,000 रुपये जो है वो हर महीने कमाता है। 20 ओवर का एक मैच है, उसे जीतने के लिए जरूरी रन रेट जो है वो 7.2 है। 15वें ओवर के अंत तक रनों की दर 6 रह जाती है, तो शेष ओवरों में मैच जीत, देखो मैं पूरा समझाऊंगा आपको कि 20 ओवर के एक मैच में 20 ओवर का एक मैच है और उसे जीतने के लिए रन रेट कितना चाहिए 7.2। 20 ओवर का एक मैच है, ठीक है, और रन रेट चाहिए, रिक्वायर्ड रन रेट 7.2,
इतना ज़रूरी है उसको रन रेट, ठीक है। और 15वें ओवर के अंत तक रनों की दर 6 रहती है, मतलब वो उसका एवरेज 6 है रनों का, ठीक है। तो पहले औसत हमारा 6 था और उसको अब चाहिए औसत 7.2 के हिसाब से, और यहाँ पर ये 15 ओवर तक की बात थी, और यहाँ पर हमें अगर 7.2 के हिसाब से हमने 20 ओवर तक खेला मैच तो जीत पाएंगे, ठीक है। तो मैच जीतने के लिए कितने रनों की दर जरूरी होगी, ठीक है। तो वो रन रेट पूछ रहा है कि किस रन रेट से खेलें हम कि किस हिसाब से वो रन बनाए कि 1.2 के हिसाब से वो जीत जाए, ठीक है। कितने रनों की दर जरूरी होगी। तो देखो एक चीज़ तो है कि पहले वो 6 के रन रेट के हिसाब से खेल रहा था, ये तो पता है ना यहाँ पे कि 15वें ओवर तक रनों की जो दर है वो 6 रह जाती है, और उसके बाद उसको चाहिए कितने 7.2 की रन रेट, ठीक है। तो 7.2 की रन रेट चाहिए और बचे कितने ओवर है, देखो 6 रन रेट से तो ज़्यादा ही चाहिए अब, क्योंकि उसको 15वें ओवर तक आ चुका है और रन रेट उसको 7.2 के हिसाब से खेलना है। अभी फिलहाल वो 6 रन रेट के हिसाब से खेल रहा है। 6 रन रेट के हिसाब से मतलब देखो एक ओवर होता है उसमें 6 बॉल होती है ना, 6 बॉल फेंक सकते हैं हम, ठीक है। मतलब हर 6 बॉल पर वो एक रन बना रहा है, तो ही तो 6 रन रेट है उसकी। एक बॉल पे 1 रन तो 6 बॉल पे 6 रन, सिंपल है ना। तो 6 बॉल पे 6 रन बना रहा है, मतलब हर बॉल पे एक रन बना रहा है, लेकिन उसको चाहिए 7.2 की रन रेट। मतलब और ओवर कितने बचे हैं, देखो 15वें ओवर के अंत तक, 15वां ओवर जब खत्म हो चुका है तो 16वां शुरू हो चुका है, और 16, 17, 18 और 19वां ओवर फेंकेगा बस वो। 20वां तो फेंकेगा नहीं ना, 20 कंप्लीट हो जाएंगे तो 21वां हो जाएगा। मतलब ये है कि 16.1 से 16.2, 3, 4, 5 और 17 आ जाएगा एक ओवर में। 17 से 1 18, 18 से 1 19, 19 से 1 20। तो ये 1 2 3 4 ओवर कितने बचे हैं 4, ठीक है। तो देखो पिछले रन रेट जो है उसकी वो 6 है, ठीक है। उसको रन रेट बढ़ाना है, और कितने ओवर में बनाना है, 4 ओवर में रन रेट बढ़ाना है उसको। अब बचे कितने हैं, 4 प्रेक्षण बचे हैं ना। वो बेसिक कंसेप्ट का सवाल है, ये समझने की जरूरत है। 15वें ओवर तक उसका जो है औसत है वो 6 था, लेकिन अब उसको औसत चाहिए 6 से 7.2, मतलब कितना ज़्यादा, 1.2 ज़्यादा। 6 से 7.2 कितना ज़्यादा है, 1.2 ज़्यादा है ना। तो 4 ओवर में उसको 1.2 रन रेट ज़्यादा चाहिए, समझ में आया। और पिछली रन रेट है 6, तो 6 से ज़्यादा ही चाहिए, इसलिए प्लस लगाया। और बचे कितने ओवर हैं, अब 4 ओवर बचे हैं, और उसमें किस हिसाब से रन रेट चाहिए, 1.2 के हिसाब से। तो 6 प्लस मल्टीप्लाई करो 4.48, ठीक है। तो 6 और 4 हो गए 10, 10.8। तो इस हिसाब से रन रेट हमें चाहिए होगा। ये होगा आपका आंसर, सिर्फ इतना सा, ऊपर वाला कोई काम का नहीं, बस आपको समझाने के लिए इतना लिखा है, ठीक है। चलिए, राम का लक्ष्य त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षाओं में औसतन 80 अंक पाने का है। देखो उसका जो टारगेट है, उसका जो लक्ष्य है वो है कि वो 80 अंक हर बार पाएगा, चाहे त्रैमासिक हो चाहे अर्धवार्षिक। लेकिन त्रैमासिक है, क्या लिखा है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ उससे, मैं आपको यहाँ पे सुनाऊंगा। लेकिन त्रैमासिक परीक्षा में, अच्छा ये है नहीं है, ठीक है, ये गलत है। लेकिन त्रैमासिक परीक्षा में औसत 3 अंक कम रहता है, और अर्धमासिक मतलब हाफ ईयरली एग्जाम, ठीक है, हाफ ईयरली में 2 अंक ज़्यादा होता है। यदि दोनों परीक्षाओं में राम कुल अंकों का अंतर 25 रहा हो, तो राम के लक्ष्य के अनुसार उसके अंक कितने होने चाहिए थे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन इसका जो सोल्यूशन है वो बहुत छोटा है, ठीक है। समझने की ज़रूरत है कि उस राम को 80 नंबर हर एग्ज़ाम में आते हैं एवरेज। औसत ये है कि उसको हर एग्ज़ाम में 80 नंबर आते हैं, 80%, 80%, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि लेकिन त्रैमासिक परीक्षा में, देखिए यहाँ पे जो टर्मिनल एग्ज़ाम है, या त्रैमासिक हिंदी में ही लिख दूँ मैं, त्रैमासिक परीक्षा में क्या करता है वो कि औसत से 3 अंक कम लाता है, 3 अंक कम रहता है, ठीक है, ये 3 अंक कम लाता है। और अर्धवार्षिक परीक्षा में, हाफ ईयरली में, या फिर ऐसे लिखूँ मैं, अभी भी गलत है ये, ठीक है। अर्धवार्षिक परीक्षा में क्या करता है, 2 अंक अधिक हो जाता है उसका, तो 2 अंक ज़्यादा लाता है। और यदि दोनों परीक्षाओं में राम के कुल अंकों का अंतर 25 है, इन दोनों का जो अंतर है
वो 25 है, तो राम के लक्ष्य के अनुसार उसके अंक कितने होना चाहिए। देखो समझना, इन दोनों का अंतर निकालना है हमें, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, कुछ महान लोग सोच रहे होंगे 1 होगा। देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, -3 और 2 का अंतर पूछा है हमें, 1 नहीं बोलना है, ठीक है। -3 में से घटाना है हमें ये प्लस का 2, ठीक है, तभी तो अंतर निकलेगा। अंतर मतलब क्या होता है, माइनस। अंतर मतलब क्या होता है, घटाना ना, तो -3 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5। माइनस नहीं लेंगे, देखो हालांकि आएगा माइनस का, लेकिन ये माइनस नहीं लेते हम, ठीक है। 5 आता है, मतलब इन दोनों का जो अंतर है वो 5 का है, और वो बोल रहा है कि अंतर जो इन दोनों के बीच में वो 25 का है, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक का। तो 5 किसकी वैल्यू हो गई यहाँ पे, मतलब 5%, या फिर आप परसेंट में मत देखो, ऐसे ही देख लो, ठीक है, परसेंटेज जरूरी नहीं है। यहाँ पे 5 किसकी वैल्यू हो गई, 25 की, तो 1 किसकी वैल्यू होगी, 5 की। 5 से कट जाएगा ना ये 25 में, ठीक है। और उसको एवरेज जो है वो हर एग्जाम में 80 नंबर तो लाता ही है, तो 1 अगर 5 की वैल्यू है तो 80 किसकी वैल्यू होगी, तो 80 पंजे कितना होता है, 400। मतलब उसके अनुसार, राम के लक्ष्य के अनुसार उसके कुल अंक कितने होना चाहिए, तो अंक जो होते हैं वो 400 होते हैं, और परसेंटेज जो है वो 800 होते हैं। समझ में आया ये, तो ये इतने नंबर होना चाहिए थे उसके, लेकिन उसके जो है त्रैमासिक में -3 कम रह गए, और अर्धवार्षिक में +2 ज़्यादा रहे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, तो उसके औसत रनों में 2 की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि 12वीं पारी के बाद उसका औसत जो है वो कितना हो जाएगा। तो मैंने काफ़ी क्वेश्चंस करवाए हैं इसके जैसे, आप सभी लोग जानते हैं कि देखिए 12वीं पारी में उसने 63 रन बनाए हैं, और एवरेज में 2 की वृद्धि हुई है, ठीक है। यहाँ पे तो देखना, यहाँ पर 12वीं पारी, देखो यहाँ पर पुराना औसत नहीं दिया है। हाँ, अब ये बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे कि 11 पारी तक का औसत 15 था, और 12वीं पारी में 63 बनाए, तो जिसके औसत में इतनी वृद्धि हो गई, तो 12वीं पारी के बाद औसत कितना है। इस तरीके के क्वेश्चन हम काफ़ी कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया है, ये अच्छी बात है। तो देखो ये बोल रहा है 11वीं पारी तक का औसत मुझे नहीं पता ना, मैंने मान लिया x, लेकिन 12वीं पारी में उसने बना दिए हैं 63 रन, ठीक है, और 12वीं पारी में 63 बनाए हैं, तो औसत में 2 की वृद्धि हो गई, तो 2 की वृद्धि हो गई ना। तो 12वीं पारी के बाद औसत पूछा है, तो सिंपल है, देखो क्या करना है कि पहले का औसत मुझे नहीं पता, तो मैं मान लेता हूँ कि पुराना औसत जो था वो x था, ठीक है। अब उसमें कितने की वृद्धि हुई है वो निकालना है। तो देखो 12वीं पारी में 2 की वृद्धि हुई, तो टोटल कितनी पारी हो चुकी है अब, 12, सॉरी ये तो 11 पारी तक का ये, ठीक है, 11 पारी तक का ये। लेकिन अब यहाँ पे देखना कि देखो ये तो जो है वो नया औसत आएगा जो वो है हमारा, ठीक है, लेकिन पुरानी कितनी पारी खेली उसने, 11, 63 रन तो अभी बनाए हैं उसने। देखो ये जो है वो 12वीं पारी के हिसाब से आएगा, ठीक है। तो 11 पारी तक के हिसाब से उसमें कितने की वृद्धि हुई है, 2 की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो 11 पारी में हर एक पारी में 2-2 की वृद्धि होगी, ठीक है। तो 11 दूना कितना हो जाएगा, ये 22, और ये 2 की वृद्धि कब होगी, जब उसने 12वीं पारी में 63 रन बनाए हैं। समझ में आया होगा आई थिंक आपको ये, ठीक है। तो देखना यहाँ पे x प्लस 11 दूना होता है 22 इक्वल टू है 63, तो x इक्वल्स टू 63 माइनस 22, तो कितना बचा, 1, 5, 51, ठीक है। ओ सॉरी 41, ओके। तो यहाँ पे एक चीज़ देखना, अरे सॉरी गलत बोल गया, यहाँ पे 11 पारी नहीं है, ये मैं गलत बोल गया, माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर ये कितनी पारी खेल चुका है, देखो 11 पारी तो खेली थी उसने, लेकिन उसने टोटल 12वीं पारी भी तो खेली ना, 63 रन बना दिए, तो 12 दूना कितना, 24 होगा। यहाँ पे मैं गलत बोल गया था, सॉरी, ठीक है, क्योंकि हमें 12वीं पारी के बाद का औसत पूछा है, तो 12वीं पारी भी तो खेल ली उसने, और पहले का मुझे नहीं पता कितना था, ठीक है। तो देखना यहाँ पे 12 दूना कितना होता है, 24, तो 24 इसमें से घटा दो, तो x में देखो 63 में से गया 24, तो कितना बचेगा ये 4, देखो 13 में से गया 4 तो बचा 9, ये हो गया 3 तो बचा 3, 39, ठीक है।
अब ये x की वैल्यू आई है ना यहाँ पे, देखो x की वैल्यू आई है और x हमने क्या माना है 11वीं पारी का औसत, और 12वीं पारी में जैसे ही 63 बनाए तो 2 की वृद्धि हो गई औसत में, ठीक है। तो 12वीं पारी में औसत में 2 की वृद्धि हो गई, तो 39 और 2 कितना हो गया 41। अब ठीक है, ये होगा आपका आंसर इसका, ठीक है। देखिए सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री है, मंगलवार से गुरुवार तक 34 डिग्री, और यदि गुरुवार का तापमान सोमवार की तुलना में 4/5 रहा हो तो गुरुवार का कितना है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये 3 दिन का तापमान कितना है 37, तो 37 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 111, ठीक है, 111 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये बोल रहा है मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का जो तापमान है वो कितना दिया है 34। तो 34 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौक 12 की 2, 3 तिया 9 और 1 10, 102 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो घटा लो इसको, तो मंगलवार से मंगलवार, बुधवार से बुधवार कट गया, तो सोमवार और गुरुवार का जो तापमान है उसमें कितने का अंतर है, तो 102 और 11 मतलब ये 9 बचा सिर्फ, तो 9 का अंतर है इन दोनों में, ठीक है। अब देखना ये बोल रहा है कि गुरुवार का जो तापमान है वो सोमवार की तुलना में 4/5 है, तो सोमवार का 4/5 है वो, तो सोमवार आ जाएगा बटे में, ठीक है। तो यहाँ से सोमवार जो है वो हट जाएगा, तो गुरुवार की वैल्यू आ गई 4, सोमवार की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में 9 का अंतर ढूंढना है, तो देखो सोमवार की जगह अगर मैं रखूँ 5, गुरुवार की जगह अगर रखूँ मैं 4, तो 5 में से 4 घटेगा तो 9 थोड़ी ना आ रहा है। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है 1 का, हमें कितने का अंतर चाहिए 9 का, ठीक है। तो कितने का गुणा करना पड़ेगा 9 का, तो 9 पंजे कितना होगा 45, 9 चौक कितना होगा 36, 45 और 36, अब डिफरेंस आ रहा है ना 9 का। तो क्या पूछा है गुरुवार का तापमान बताओ, तो गुरुवार का कितना है 36, अगर वो पूछता सोमवार का बताओ तो आंसर होता 45, लेकिन फिलहाल पूछा है गुरुवार का बताओ, तो गुरुवार का कितना है 36, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। देखो छोटा सा है, बस आपको समझने की ज़रूरत होती है। कई बार कोई लोग तो क्वेश्चंस को और बड़ा बना देंगे इसमें, अब यहाँ पे कुछ लोग इक्वेशन बनाने लग जाएंगे, तो इक्वेशन नहीं बनाना है भाई, समझने की ज़रूरत है थोड़ा सा इसको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 ये देखते हैं। एक खास महीने में 3 मित्र ABC का औसत जेब खर्च 80 रुपये है। यदि उस महीने में BA का दुगना CA का तिगुना है और उनके बीच बचे हुए जेब खर्च का औसत 60 रुपये। देखो ये उस महीने BA का दुगना CA का तिगुना खर्च करता है, ये खर्च दिया है इसका, ठीक है। देखो यहाँ A, B और C दिया है, ठीक है। तो B जो है वो A का दुगना खर्च करता है ना, तो मान लिया A अगर 1 रुपया खर्च करता है तो ये इसका दुगना खर्च करता है, और C जो है वो A का तिगुना खर्च करता है, C जो है वो A का 3 गुना, तो A का 3 गुना मतलब 3 खर्च करता है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि उनके बचे हुए जेब खर्च का औसत 60 रुपये है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इनका जो टोटल हो रहा है खर्च वो कितना हो रहा है, तो 3 और 2 5 और 1 6, मतलब यहाँ पे इनका टोटल कितना आ रहा है 6, और वो कितना औसत खर्च कर रहा है 60, तो 6 की वैल्यू कितनी हो गई 60, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 10, सिंपल है ना, 1 की वैल्यू कितनी होगी 10 होगी यहाँ पे, है ना। तो क्या बोल रहा है A का खर्च बताओ, तो A का खर्च तो ऑलरेडी 1 पूछा है, तो ये सिंपल ही आंसर आ गया ना आपका, ये तो 1 10 ही हो गया आपका आंसर इसका, तो ठीक है। और ये बोल रहा है कि औसत जेब खर्च 80 रुपये है, तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 या 30, 10 दूना 20 और 10 से कम 10, 30 और 20 50 और 10 60, औसत खर्च आ गया 60 रुपये, ठीक है। तो सिंपल हो गया है तो आपका आंसर इसका, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो A की वैल्यू पूछी थी हमारे पास ना, तो A की वैल्यू कितनी थी 1 थी, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 10 रुपीज़, ये हो गया आपका आंसर यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 111 देखते हैं। 6 व्यक्तियों ABCDEF एक 7वें व्यक्ति G के साथ मिलकर एक परस्पर धनराशि जुटाने को सहमत हो जाते हैं। ABCDEF में प्रत्येक को 100 रुपये जमा करने हैं और G को सातों की राशि से 30 रुपये ज़्यादा। तो देखो ABCDE
एफ, ये 6 व्यक्ति हैं और 6 व्यक्तियों को 100 रुपये जमा करना है, मतलब कितने रुपए, 600 रुपये, ठीक है। और जी को औसत राशि से, तो औसत हमें नहीं पता है ना कितनी है, तो मान लिया मैंने एवरेज जो है उसका x है, और वो बोल रहा है कि एवरेज से 30 ज़्यादा जमा करना है जी को, तो इसको इतना जमा करना है, ठीक है। तो मान लो सबका औसत कितना होगा, देखो इन्होंने टोटल कितना जमा किया है, तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि मान लो इन्होंने, देखो 6 लोग हैं ना, तो औसत के हिसाब से 6x जमा करे होंगे इन्होंने, 6 लोगों ने x के हिसाब से, और जो जी है उसने एवरेज औसत, देखो औसत मैंने माना है x, और 6 लोगों का औसत कितना होगा 6x, 6 का गुणा करेंगे ना औसत में, और यहाँ पर जो है औसत हमने माना है x, और औसत से वो 30 रुपये ज़्यादा जमा करता है, मतलब 6 लोगों का औसत है 6x, और जो बाकी का बचा उसका औसत है x, लेकिन ये वाला जो है वो औसत से 30 रुपये ज़्यादा जमा करता है, तो ये औसत कितना है, इतना सारा, ठीक है। समझ में आया ना आई थिंक। अब देखना यहाँ पे, तो ये पहले वाले ने कितने खर्च करे हैं 600 रुपये, ठीक है। दूसरे वाले ने कितने खर्च करे हैं x + 30 रुपये, ठीक है। जुटा रहे हैं ना, ये खर्च नहीं करें, सॉरी जुटा रहे हैं। पहले जो 6 लोग हैं उन्होंने 600 रुपये जुटाए हैं, और दूसरे वाले ने x + 30 रुपये जुटाए, जो भी उनका औसत है उससे 30 रुपये ज़्यादा, ओके। और टोटल मिला करके कितने जुटाए हैं, तो इसने 6x, इन्होंने 6x टोटल, एक अरे औसत का 6 गुना तो 6, और इसने कितना जुटाया है x, मतलब टोटल 7x। समझ में आया ना, ये 6x तो 6 लोगों का, और बाकी का जो 7वां बचा उसका x, तो 6x और x 7x, ठीक है। x इधर जाएगा तो कितना बचाएगा 6x, और 600 और 30 कितना हो गया 630, सिंपल है। 6 से काट दो इसको, 6 कम 6, 6 पंजे 30, 105, x की वैल्यू कितनी आ गई 105। इस कुल जमा राशि कितनी होगी, इसकी कुल जो जमा राशि है वो कितनी होगी, तो जमा राशि कुल पूछी है उसने, तो जमा राशि जो कुल है वो 7x है, देखो टोटल राशि है ना 7 लोगों की 7x, तो 7 × x की वैल्यू कितनी है 105, तो 7 पंजे हो गया 35, और 7 एकम 7, तो 735 हो गया आपका आंसर इसका, ठीक है। टोटल जमा राशि कितनी होगी 735, बस इतना सा करना है हमें, ठीक है। ये कुछ नहीं है, बस समझाने के लिए लिखा है आपको, या आप अगर इसको जानते हो करना आप, तो ओरली डायरेक्ट आप 600 लिख देंगे, इतना कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। देखिए, एक परिवार का वर्ष के पहले 3 महीनों का औसत खर्च 2200 रुपये, देखो एक परिवार का 3 महीनों का खर्च 2200 है, तो 22 दिया कितना हो गया 6600 रुपये, ठीक है। अगले 4 महीने का 2550, तो 2550 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 5 चौक 20 की 0, 2 बचा, 25 चौक 100 और 2 102, ठीक है, मतलब 10,200 है ना, तो 10,200। 5 महीनों का 3120, तो 3120 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूना 10, 0 1 बचा, 5 एकम 5 और 1 6, 5 दिया 15, ये 15,600 ये आ गया आपका, ठीक है। तो 15,600 ये, तो 00, 6 6 12 और 2 14 की 4, 1 बचा, 6 और 6 12 की 2 3, 32,400, ठीक है। उसके बाद ये बचत करता है कितने रुपए की 1260, वो भी पूरे वर्ष में, तो 1260 रुपये की बचत भी जोड़ देंगे इसमें हम, तो 4 और 2 6, 2 और 1 3, 3 6 0, ये तो वार्षिक आय हो गई ना उसकी, वार्षिक आय हो गई, हमें मासिक आय निकालना है, तो 12 से सिंपली हमें डिवाइड कर लेना है इसको, ठीक है। तो 12 दूना 24, 12 तिया 36, तो 12 दूना 24, तो 24 और 10 34 होता है, मतलब 9 बचा, 12 8 96, फिर 60, लेकिन 6 नहीं कटता है इसलिए 0, 12 पंजे 60, मतलब 2,805 रुपये जो होगा वो इसका मासिक आय होगा, ठीक है। एक बगीचे में 12 पेड़ों पर इतने आम हैं, यदि उनमें 5 पेड़ों से औसतन 26 आम और 7 पेड़ों से औसतन 38 आम तोड़ दिए जाएं, तो प्रत्येक पेड़ पर औसत कितने आम बचेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर टोटल आम कितने दिए हैं 984 है ना, उसमें से तोड़ दिए हैं कितने 5 पेड़ों से 26 आम, तो 26 पंजे कितना होगा, नहीं आता है मल्टीपल, तो इसको आधा करो 13, इसको डबल करो 10, 13 में 10 का मल्टीप्लाई 130, ठीक है। यहाँ पे देखो 38 में 7 का, तो देखो यहाँ पे आप डबल भी करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो कर लो सिंपली इसको, 8 सती 56 की 6, 5 बचा,
7 या 21 5 26 266। ठीक है, तो इसमें से ये घटाना है अब दोनों को, तो पहले इन दोनों को जोड़ लो। 6 6 और 3 हो गया 9, 2 और 1 हो गया 3। 984 में से इतने आम तोड़ दिए गए हैं, तो 14 में से 6 गया तो बचा 8। 8 में से ये 10 गया, 18 में से 10 गया मतलब, तो 8, ये 4 हो गया तो ये 5, 588 आम जो है बचे हैं। ठीक है, तो प्रत्येक पेड़ पर औसत कितने आम बचे हैं, तो पेड़ कितने हैं टोटल, प्रत्येक 12 पेड़ है ना टोटल, तो 12 को डिवाइड करोगे तो पेड़ पे आम कितने बचेंगे वो निकल आएंगे। तो देखिए 12 चौक 48, 12 पंजे 60 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 चौक 48, 48 10 58, 108 बचाइए। ठीक है, तो 12 नमक 108, मतलब 49 जो है वो आम हर पेड़ पर लगभग बचे रहेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। 10 के पहले 10 गुणज का औसत इतना है। तो देखिए ये तो आप सभी जानते हैं कि शुरू की 10 संख्याओं का जो जोड़ है वो 55 होता है। ठीक है, मतलब 1 से लगा करके 1 में जोड़ो 2, 2 में 3, 3 में 4, ऐसे 10 तक हम जोड़ देंगे अगर इनको, तो कितना आ जाएगा ये जो औसत आएगा ये 110 आएगा। ठीक है, किस तरह के से करते हैं इसको शॉर्टकट में, तो अगर हमें 10 तक जोड़ना है तो 10 लिखो, उसमें एक जोड़ के लिख दो 11, 2 का भाग दे दो, 2 से काटेंगे इसको तो 10, तो 11 पंजे कितना आता है 55। ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है 10 के पहले 10 गुणज, तो हमें ये इस तरीके से नहीं करना है, ये तो मैंने आपको संख्याओं का जो जोड़ है वो बता दिया है। ठीक है, तो ये क्या दिया है, हमें इसको शॉर्टकट में समझना है कि 10 के पहले 10 गुणज का औसत हमें 55 दिया है। यदि हर संख्या को 2 से भाग दें और 3 से गुणा करें तो नया औसत क्या होगा। तो जब भी ये शब्द आ जाए ना हर संख्या में, तब कुछ नहीं करना है, सिंपली हमें औसत लेना है। जैसे मैं बोल दूं कि 6 के 6 गुणजों का औसत 15 दिया है। अगर मैं हर एक संख्या में 2 से भाग दूं और 3 से गुणा करूं, 2 से भाग दूं और 3 से गुणा करूं, तो क्या करना पड़ेगा हमें, सिंपली बस देखो इसका मतलब ये है कि देखो मैं पूरा क्लियर लिखता हूँ, इसी सवाल को करवाता हूँ, एग्जाम्पल नहीं दूंगा, इसी में आप समझ जाओगे सब कुछ कि 10 के पहले 10 गुणज का औसत अगर 55 है और हर संख्या को 2 से भाग देंगे और 3 से गुणा करेंगे तो नया औसत क्या होगा। तो नया औसत भी हर संख्या में चेंज होगा, और ये बोल रहा है ना हर संख्या, तो ये वर्ड हमें ध्यान रखना है। अगर हर संख्या में 2 से भाग दे रहे हैं तो औसत में भी 2 से भाग दो, और जो औसत आएगा वो सिंपल आंसर है आपका। मतलब इस क्वेश्चन को करने का सिंपल तरीका यही है कि जो इन सभी संख्याओं का औसत है 55, अब ये 55 क्या अकेला तो है नहीं ना किसी का औसत, ये जो है वो हर संख्या का औसत है। अरे ये 10 के 10 गुणजों का सबका औसत है ना ये। ठीक है, तो हर संख्या का औसत 55 55 55 है। तो ये बोल रहा है कि हर संख्या को जब 2 से भाग देंगे, मतलब औसत में भी तो 2 से भाग देंगे और 3 से गुणा करेंगे, तो नया औसत क्या होगा। तो यही तो नया औसत है हमारा, क्योंकि औसत में भी वही चेंज होगा जो संख्या में चेंज होगा। सिंपल है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है आपको। 55 तिया कितना होता है, 5 तिया 15 और 1 16, 5 165 हो गया ये। ठीक है, बस 55 तिया 165, 2 का भाग दे दो, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 82.5 ये होगा आपका आंसर इसका। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जैसे 10 की जगह, कोई जरूरी नहीं 10 की जगह 10, 8 के पहले 25 गुणज का औसत इतना है, कुछ भी संख्या दे देइए। ठीक है, यहाँ पे लेकिन औसत तो 55 है ना उनका, और हर संख्या को 2 से भाग देंगे तो 3 से गुणा करेंगे तो नया औसत क्या होगा। तो औसत में ही चेंज होगा ना टोटल, इन संख्याओं से हमें क्या लेना देना है। और कुछ लोग महान तो इन संख्याओं को लेकर सोल्व करने लग जाएंगे, तो ऐसे नहीं करना है भाई, जल्दी से करना है। तो हर औसत में चेंज वही होगा जो इस औसत में होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट है यार, ये तो पता होना चाहिए सबको। चलिए 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों का औसत 40 रन है और उसका अधिकतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर से 100 रन ज़्यादा है। यदि उक्त पारियों को शामिल न किया जाए तो शेष 28 पारियों का औसत 38 रनों का है, तो उस खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर कितना है। देखिए ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छा है। मैं इसको देखिए, इसको तो मैं अब शॉर्टकट तो नहीं हो पाएगा, ये आप सभी जानते हैं। तो इसका जो मेथड है मैं उसी से बताऊंगा आपको, और समझ में भी आएगा आपको ये। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पर देखो 30 पारियों का औसत है 40, तो टोटल कितना हो गया 30 पारी का, 30 पारी का औसत है 40, मतलब हर पारी में उसने 40 40 40 40 रन बनाए हैं, तो 30 पारी खेली है तो टोटल 1200 रन बना दिए हैं। ठीक है, अब उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 ज़्यादा है, मतलब जो उसका मैक्सिमम रन है, जो सबसे ज़्यादा रन है वो
और मिनिमम जो रन है वो, उन दोनों का जो अंतर है वो 100 है। मतलब उसका जो मिनिमम स्कोर है, या फिर बोले न्यूनतम स्कोर, न्यूनतम, और एक है अधिकतम। तो अधिकतम स्कोर अगर 100 है, ठीक है, और न्यूनतम अगर x है, तो ये होगा 100 + x। मतलब जितना न्यूनतम है उतना तो है, उससे भी 100 ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? देखो ये कि अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 ज़्यादा है, तो न्यूनतम जितना होगा उतना अधिकतम तो होगा ही होगा, उससे 100 ज़्यादा होगा अधिकतम। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ समझना होगी हमें कैसे हो रहा है ये। अब ये बोल रहा है कि शेष अगर इन दोनों पारियों को शामिल न करें, न सबसे ज़्यादा रन बनाए वो वाली पारी और एक सबसे कम रन बनाए वो वाली पारी, इन दोनों पारियों को अगर हम छोड़ दें, शामिल न करें, तो बाकी की जो 28 पारियां बची है उनका औसत है 38। ठीक है, तो 28 पारियों का 38 औसत है, तो वो कितना होगा, तो इसका आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो 28 का मल्टीप्लाई मैं जल्दी से करता हूँ। 8 64 की 4, एक बचा, 8 3 दूना 8 या 24, और ये हो जाएगा 15 और 1 16, 16 की 6, एक बचा 8 8 और ये 9 9 और 1 10, 10 की 0, एक बचा, तो ये 1 हो गया। ठीक है, 1064 होगा। ओके, ये मल्टीप्लाई करना है आपको, इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, या शॉर्ट वे में आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर देखना है, 10 में से गया 4 तो कितना बचा 6, और ये हो गया 7, तो 120 में से 107 गया तो बचा 13, ये 107 हो गया ना। अब 106 है ये, तो एक उधर से लिया तो यहाँ हो गया 107, 120 में से गया 107 तो बचा 13, 136। इनका जो बाकी देखो 30 पारी में से जो बाकी के 28 पारी है, समझना, उनका इतना है औसत रन इतना है टोटल, और 30 पारी का टोटल रन 1200 है। तो ये जो 136 आया है वो क्या है, ये एक्स्ट्रा है। क्यों एक्स्ट्रा है? क्योंकि हमने 2 पारियों को शामिल नहीं किया है, और वो 2 पारियाँ कौन कौन सी है, एक मिनिमम एक मैक्सिमम, एक मिनिमम, और मैक्सिमम और मिनिमम का रन कितना है, x + 100, और वो कितना दिया है 136। ठीक है, यहाँ हो गया ये 2x, यहाँ हो गया ये 36, सो जाएगा 136 में से तो 36 बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, सिर्फ 18। ये बोल रहा है न्यूनतम स्कोर कितना है उस खिलाड़ी का, 18 रन। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अगर वो बोलता अधिकतम कितना है तो 118, क्योंकि अधिकतम जो है वो उससे 100 ज़्यादा है, तो 118 होता, लेकिन फिलहाल जो है वो हमारा आंसर होगा 18 वाला। चलिए आखिरी क्वेश्चंस देखते हैं आज का इस चैप्टर का। एक क्रिकेट के खिलाड़ी का 64 इनिंग का स्कोर है 62 रन, उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 180 ज़्यादा है, और उक्त 2 इनिंग छोड़ दें तो शेष इनिंग का औसत 60 रन है। ठीक है, अब यहाँ अधिकतम पूछा है, सेम क्वेश्चन है, 64 पारियों का औसत है 62, तो कितना हो गया, 64 में 62 का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 64 में जब 62 का मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ समझाता हूँ आपको, यहाँ 64 और 62 पारियों का है ये। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, इसमें से अगर मैं 64 और 62 पारियों में से मैं अगर बाकी की कितनी पारी बची, 2 पारी अगर मैं हटा दूंगा तो 62 पारियाँ बची, और 62 पारियों का जो औसत है वो 60 है। अगर मैं इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, हमेशा 2 पारियों के, उन 2 पारियों के जिसमें एक न्यूनतम है एक अधिकतम है। इसको मैं डायरेक्टर करना बता रहा हूँ आपको। ठीक है, न्यूनतम है एक अधिकतम है, और न्यूनतम के अगर 1 हैं तो अधिकतम पारी में उसने उससे कितने रन ज़्यादा बनाए हैं, 180 रन ज़्यादा ही बनाए हैं। ठीक है, तो वो वाला स्कोर है, मतलब x + 180, ये न्यूनतम पारी और ये पूरी अधिकतम पारी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 62 कॉमन है, तो 62 बाहर निकाल दीजिए, 64 में से गया 60 तो बचा कितना, सिर्फ 4। ठीक है, यहाँ पे कितना है 2x + 180, 4 दूना 8, 6 चौक 24, 248, तो 248 में से गया 180, बराबर कितना है 2x है। तो देखो 2x = कितना आ जाएगा, यहाँ पे घटा के लिख दो, 10 8 में से 0 गया तो 8, 18 और 6 ये। ठीक है, 68, ये 68 बचा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 34। ठीक है, ये बोल रहा है अधिकतम स्कोर कितना है, अधिकतम स्कोर कितना है x + 180, x कितना है 34 + 180, 180 में 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा 214, तो ये होगा आपका आंसर इसका। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताएं हमको,
और हाँ, नेक्स्ट वीडियोज़ ऑन परसेंटेज, ये परसेंटेज पे होगी हमारी नई वीडियोज़। अब जो चैप्टर है वो हम परसेंटेज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो शुरू की वीडियो में मैं आपको 25 क्वेश्चंस भी कवर करवाऊंगा, उसके साथ साथ आपको बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, क्योंकि मैं जो चीज़ें पढ़ाऊंगा वो सिर्फ किताब से होगी, लेकिन आपको बेसिक जानना ज़रूरी है परसेंटेज का, क्योंकि परसेंटेज के बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। इन 4 चैप्टर्स में तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा हमारा परसेंटेज, ठीक है। इसके बाद मेंसुरेशन जो पढ़ेंगे, क्षेत्र मिति, वहाँ पर भी ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इसीलिए ये जो चैप्टर्स हैं वो हम स्टार्ट करेंगे लाइन बाय लाइन, पहले परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर एसआई, फिर सीआई, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।